हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनालिसा मुखर्जी। मैं आप सभी की बायोलॉजी टीचर। चलिए आज छोटा सा टॉपिक हम पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एब्जॉर्प्शन। पर इस सिस्टम को पढ़ने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अब ज़्यादा वक्त नहीं है नीट के लिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी तो बहुत वक्त है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप लोगों के पास कुछ ही टाइम बचे हुए हैं जिसमें आप लोगों को नीट की और ICAR की प्रिपरेशन करनी है। नीट और ICAR का सिलेबस छोटा सा तो है नहीं, काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, साई कृषि इंस्टीट्यूट पे हम स्टार्ट कर चुके हैं हमारे नीट और ICAR के बैचेस। अगर आप अभी भी चाहते हैं कि आप नीट में या ICAR में आप अपना सिलेक्शन करवाना, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमारे इंस्टीट्यूट में, साई कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और यहाँ की इस चीज़ का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाइए। सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी नहीं, यहाँ आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री के वेल ट्रेंड टीचर, एक्सपीरियंस्ड टीचर मिलेंगे। कुछ टीचर तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी नीट क्वालिफाइड हैं, नीट क्वालिफाइड टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे आपको टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे, वीकली टेस्ट मिलेगा। हर जगह वीकली टेस्ट अवेलेबल नहीं है, हमेशा जो टेस्ट्स होती हैं वो 15 दिन में एक बार होती है, नहीं तो 20 दिन में एक बार होती है। यहाँ आपको वीकली टेस्ट मिलेगा, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल मिलेगा। अगर आपकी कोई क्लासेस छूट जाती है तो हम उसको आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं। और ये वाला जो वीडियो है, जो आपका वीडियो बनेगा, वो आप अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए ताकि सिर्फ आप ही को नहीं, उनको भी फ़ायदा मिल सके नीट और ICAR के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एक बहुत वास्ट टॉपिक है। हमारे जितनी भी सिस्टम्स है, बॉडी में जितनी भी सिस्टम्स हैं, सबसे बड़ा सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि समहाउ ये सबसे रिलेट करता है। सभी को एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलेगी? खाने पीने से। आप लोगों को भी पता है, सुबह सुबह से लेकर रात भर तक में हम सिर्फ खाना ही खाते रहते हैं 24 घंटे। तो आपको एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में मिलती है? फूड से। खाना खाने से एनर्जी मिलती है। अब खाना जाता कहाँ है? डाइजेस्ट कैसा होता है? जो खाया वैसा पचाया नहीं, और जो सुबह निकाला वो तो बिल्कुल खाने जैसा दिखता नहीं। चलिए पता करते हैं ये सब होता कैसे है। तो एक चीज़ मैं आपको सबसे शुरुआत में ही बता दूं, एक वर्ड है फिजियोलॉजी और दूसरा वर्ड है मॉर्फोलॉजी। ये दोनों शब्द से आप क्या समझते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप कक्षा 11वीं और 12वीं पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, तो भी आपको इन छोटे छोटे शब्दों का मतलब तो पता ही होना चाहिए। मॉर्फोलॉजी मतलब किसी की संरचना के बारे में हम पता करते हैं, मतलब किसी का स्ट्रक्चर, कैसा कोई दिखता है, उसका शेप कैसा है। जैसे कि मैं यहाँ हूँ तो मेरे पास 2 आँखें हैं, एक नाक है, मेरा शेप कुछ ऐसा है, हाँ मेरे बाल ऐसे हैं। दिस इज़ द शेप ऑफ माई बॉडी। यही शेप जो है मेरी मॉर्फोलॉजी है। अब फिजियोलॉजी की बात करें तो मेरे अंदर क्या क्या काम चल रहे हैं, क्या क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी मतलब प्रोसेसेस, मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर, जैसी स्ट्रक्चर की मैं हूँ। अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने के पहले इसके मॉर्फोलॉजी को जानना ज़रूरी है। हमको मेन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको पूरा प्रोसेस तो जानना ज़रूरी है, पर हमको सबसे पहले इसकी मॉर्फोलॉजी देखनी है। तो मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी के बिना हम फिजियोलॉजी तक पहुंच नहीं सकते। बिना स्ट्रक्चर जाने बिना हम कैसे जान जाएंगे कि उसका फंक्शन क्या है या वो काम क्या करता है, वो किस तरह से चीज़ों को प्रोसेस करता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम में दिस इज द सिस्टम। इस सिस्टम के पहले हम आते हैं, एक छोटी सी चीज़ बताते हैं आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला चीज़ क्या होता है? फूड का कंजप्शन, किस तरह से हमने खाना खाया, यही सबसे बड़ा चीज़ है। उसके बाद फिर पचाया तो दूसरी बात है। तो डाइजेशन में 5 प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। याद रखिएगा ये 5 प्रोसेसेस। इन 5 प्रोसेसेस के बिना डाइजेस्टिव सिस्टम अधूरा है। तो सबसे पहला प्रोसेस है इंजेशन। ठीक है, याद रखिए, मैं बोलते जा रही हूँ, आप लोगों के पास अगर कॉपी पेन है तो नहीं है तो निकाल लीजिए, है तो लिखना शुरू कर दीजिए। कहीं कहीं पे छोटे छोटे जल्दी से नोट्स बनाते रहिए, आपको भी बड़ा मजा आएगा। चलिए सबसे पहला इंजेशन। इंजेशन मतलब क्या होता है?
किस तरह से हमने खाना खाया, उठाया, मुंह में डाल लिया, किसी का खून चूसते हैं, अक्सर नहीं बोलते हैं पापा मम्मी लोग, अरे पापा अक्सर बोलते हैं ना ये तुम्हारी मम्मी मेरा खून चूस रही है, ऐसा नहीं है, पर क्योंकि हम पैरासाइट नहीं है इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते, याद रखिए इस चीज़ को। तो हमने किस तरह से खाना खाया, इट इज़ इंजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डाइजेशन। खाना खा तो लिया, अब खाना तो वैसे का वैसे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हमको बड़े 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 जो खाने के टुकड़े हैं, हमारे खाने के टुकड़े इतने बड़े नहीं होते, पर मेरे बॉडी के लिए तो वो टुकड़े इससे भी ज़्यादा बड़े हैं। उन टुकड़ों को छोटे 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 टुकड़ों में बांटना, उनको डिवाइड करना, यही होता है डाइजेशन। डाइजेशन लिखते हुए चलिए स्टार्ट कीजिए। डाइजेशन का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड, दैट इज डाइजेशन। अब डाइजेशन भी हो गया, मैंने ब्रेक कर लिया, बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड किया, छोटे छोटे टुकड़े को पीस लिया, अब वो पाउडर बन गए, मतलब वो बहुत ही छोटे हो गए, अब वो सिंपलर फॉर्म में आ गए, अब इससे ज़्यादा सिंपलर में नहीं आ सकते। अब क्या करेंगे? अब भैया खाया पिया पचाया तो अब उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना ज़रूरी है। अब हमने एब्जॉर्ब भी कर लिया, हमारे पास है माइक्रोवेव, हमारे पास है विलाई, बताएंगे कैसे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। हमने एब्जॉर्प्शन शुरू कर दिया, डाइजेशन किया, एब्जॉर्प्शन किया। अब उस एब्जॉर्प्शन के बाद तो सबसे पहला प्रोसेस इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन। अब चौथा की बात करते हैं। देयर इज़ अ वर्ड नोन एज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन शब्द में हर किसी को कन्फ्यूजन है, होता क्या है? अरे भैया खा भी लिए, पचा भी लिए, उसका जो चीज़ है वो एब्जॉर्ब भी कर लिए, खा तो मैं मुंह से रही हूँ, पचा तो मैं पेट में रही हूँ, क्या मेरे दिमाग में एनर्जी की ज़रूरत नहीं है? या मैं जब चल रही हूँ, बहुत तेज़ दौड़ रही हूँ, तो मेरे पैर में एनर्जी की ज़रूरत नहीं है? दोनों जगह एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये दोनों जगह जब एनर्जी जाएगा तो वो कैसे जाएगा? जाएगा और इस्तेमाल होगा ना, न्यूट्रिशन जाएंगे तब जाके वो एनर्जी में कन्वर्ट होंगे। तो क्या है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक होंगे स्मॉलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और स्मॉलर स्मॉलर मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेंगे? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे। स्मॉलर स्मॉलर मॉलिक्यूल स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो गए। एब्जॉर्ब होने के बाद वो पूरे के पूरे हमारे शरीर में फ्रॉम हेड टू टो हर जगह वो क्या होंगे? ट्रांसपोर्ट होंगे। ट्रांसपोर्ट होंगे मतलब वो ट्रैवल करेंगे और उसके बाद वहाँ उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। यही होता है एसिमिलेशन। मतलब क्या हुआ एसिमिलेशन का? सिंपल सा बात करते हैं। एसिमिलेशन का मतलब हुआ ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इज नोन एज एसिमिलेशन। अब नेक्स्ट है, मैंने ट्रांसपोर्ट भी कर दिया, जो खाया पिया पचाया उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया, ट्रांसपोर्ट भी कर दिया, उसको इस्तेमाल भी कर लिया। अब आखिरी क्या होता है? अब आखिरी की बात करें तो सबसे लास्ट में क्या है? ईजेशन। खाया पिया पचा लिया, बचा कुचा अनडाइजेस्टेड को निकालना ज़रूरी है शरीर से, दैट इज़ नोन एज ईजेशन। तो मैंने ईजेशन कर दिया, दैट इज़ क्लियर। टोटल 5 हो गए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ईजेशन। इंजेशन खाना, डाइजेशन पचाना, एब्जॉर्प्शन उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलाइजेशन। लास्ट है 5th पॉइंट, दैट इज ईजेशन। भैया जो नहीं पचा है उसको निकाल बाहर फेंको, कहाँ पेट में जगह है इतना। चलो अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ये होता क्या है? एक पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक पाइपलाइन सिस्टम है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से पाइपलाइन शुरू हुई है और यहाँ पे आके पाइपलाइन ख़त्म हुई है। सो दिस इज़ द माउथ एंड दिस इज़ द एनस। यहाँ से पाइपलाइन जो शुरू हुई है एक जगह आके ख़त्म हो गई। आपको पता है ये पाइपलाइन कहीं जाके मोटी हो जाती है, कहीं जाके पतली हो जाती है, पर ये कहीं पे बीच में आधी अधूरी नहीं होती है। मतलब सब ऊपर से नीचे तक जो भी चीज़ पाइपलाइंस चल रही हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। भले ही हम किसी एक जगह का कुछ और नाम रख दें, किसी और जगह का कुछ और नाम रख दें, वो नाम क्यों रखा गया है?
हम इसको माउथ ही क्यों बोलते हैं, इसको ईसोफेगस ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी संरचना यानी उनका मॉर्फोलॉजी कुछ वैसा ही है, इस वजह से। तो अब हम बात करते हैं उनकी पूरी पाइपलाइन सिस्टम्स की बात करते हैं। तो टोटल पाइपलाइन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, हम ये बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज द पाइपलाइन सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल इज द पाइपलाइन। इसी को डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं, गट भी बोला जाता है। अब एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला माउथ। माउथ मतलब जहाँ से हमने खाना को अंदर लिया, दैट इज नोन एज माउथ। माउथ के बाद वो कहाँ गया, बकल कैविटी। बगल मतलब नम जो चबा रहे हैं ना, जहाँ पे दांत हैं, आपके गाल हैं, ऊपर में एक सतह है जिसको हम पैलेट बोलते हैं, जहाँ पे आपका जीभ है, पूरा मिला के टॉन्सिल्स हैं, ये पूरे मिला के अंदर का जो पूरा पार्ट है दैट इज कंप्लीटली नोन एज बकल कैविटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेरिंग्स। व्हाट इज फेरिंग्स? दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड विंड। ये जानने वाली बात है, बिल्कुल इसमें टिक लगा के स्टार मार्क कर लीजिए। ये एक ऐसा पैसेज है पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये दोनों सिस्टम में बस ये ही एक ऐसी जगह है विच इज़ नोन एज फेरिंग्स, जहाँ पे क्या होता है, फूड भी जाता है, हवा भी जाता है, उसके बाद वो अलग अलग डिवाइड हो जाता है। फेरिंग्स के बाद खाना चले जाएगा ईसोफेगस में और जो हवा है वो चले जाएगा लेरिंग्स में। आप लोग सोच सकते हैं ना, यार मेरे खाने का तो नहीं पता है कि मुझे ईसोफेगस में जाना है कि लेरिंग्स में जाना है, तो हो सकता है कि वो लेरिंग्स में चले जाए, पर ऐसा नहीं होता है। कारण क्या है? लेरिंग्स के पास यहाँ पे एक लेरिंग्स होती है ऐसे, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे लेरिंग्स हो गई, यहाँ पे हमारा जो हम लंग्स है वो हो गया। अगर आप लोग को दिख रहा है तो ध्यान से देखिए, ये लेरिंग्स के ऊपर में एक ढक्कन होता है और इस ढक्कन को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। इस ढक्कन को कहा जाता है एपिग्लॉटिस। और इस जो जैसे कि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर वाला ढक्कन हम मान लेते हैं वो फ्लैप वाला ढक्कन है, तो दिस इज नोन एज एपिग्लॉटिस। और जिस जगह को वो कवर करेगा दैट इज नोन एज ग्लॉटिस। जैसे ही खाना आया, आप सांस को और खाने को एक साथ अंदर नहीं ले सकते। जैसे ही खाना आया एपिग्लॉटिस विल क्लोज, एपिग्लॉटिस तुरंत बंद हो जाएगा और खाना एपिग्लॉटिस के बाजू में ईसोफेगस से होते हुए चला जाएगा। तो इस तरह से फूड से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कौन सेव करके रखता है? एपिग्लॉटिस। इसको भी नोट डाउन करके आप लोग रख लीजिएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं ईसोफेगस। वापस आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद आते हैं हम ईसोफेगस। फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस। ईसोफेगस में बिल्कुल डाइजेशन नहीं होता है। ईसोफेगस का बस एक ही काम है, एक जगह से दूसरे जगह पे खाने को लेके जाना, ट्रांसपोर्टेशन। जैसे ट्रक होता है ना, एक जगह से कोयला पकड़ा लिया और दूसरे जगह में जाके डंप कर दिया, या तो स्टोरेज में जाके डंप करते हैं या जहाँ काम चल रहा है वहाँ पे जाके डंप करते हैं, वही है ईसोफेगस। एक ट्रक का काम करेगा, खाने को लेके जाएगा एक जगह से दूसरे जगह पे जाके फेंक देगा, उतार देगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टमक। स्टमक एक जे शेप का, जे मतलब समझ रहे ना, दिस इज द जे शेप का, दिस इज स्टमक। चलिए अपन फिर से बात करते हैं। सबसे पहला दिस इज माउथ एंड दिस कंप्लीटली नोन एज बकल कैविटी। इसके बाद अपन बात करते हैं, ये होता है ईसोफेगस, ये वाला जो जगह है दैट इज ईसोफेगस। इसके बाद बात करते हैं स्टमक, दिस इज स्टमक। स्टमक कैसा होता है? जे शेप का होता है। स्टमक जो होता है वो जे शेप का होता है और साथ ही साथ इसके नीचे एक पैनक्रियाज होता है, ऊपर लीवर होता है। स्टमक से जो चीज़ जुड़ी हुई रहती है उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, उसके बाद वो चीज़ हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ में आई चीज़ें? माउथ के बाद सलाइवरी, माउथ के पास यहाँ पे बकल कैविटी।
ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक जे शेप का होता है और सैक लाइक होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत कॉइल्ड होता है। कॉइल्ड मतलब जैसे कि ईयरफोन के तार जैसे फंसे हुए होते, कुछ उसी तरह का वो पड़ा होता है, पर हाँ वो इतना फंसा हुआ नहीं रहता, उसको पता है कहाँ रहना है। तो उसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला होता है डियोडेनम, दूसरा होता है जिजिनम और तीसरा होता है इलियम। जब हम डिटेल पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे, आप लिखते हुए ज़रूर चलिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 चीज़ें होती है, दैट इज़ डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। मैंने शॉर्ट में लिखा है ना, आप फुल फॉर्म लिखिएगा। अब इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारी चीज़ें होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सबसे पहला जो चीज़ होता है दैट इज सीकम, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। लास्ट में रेक्टम और एनस, ये हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। फिर है एनस। एनस वो एरिया है जहाँ से, अच्छा चलिए यहाँ यहीं देख लेते हैं, दिस इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद दिस इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन में इस पोर्शन को हम बोलते हैं सीकम। दिस इज़ असेंडिंग कोलॉन, दिस इज़ ट्रांसवर्स कोलॉन, ये वाला ट्रांसवर्स कोलॉन, दिस इज़ डिसेंडिंग कोलॉन। यहाँ बड़ा सा एक पाउच होता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टम, और लास्ट में होता है एनस। सो दिस इज़ द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और वी कैन से एलिमेंट्री कनाल। अभी तक हमने ग्लैंड्स की बात नहीं की है, तो ध्यान दीजिएगा। अब अपन बात करते हैं ग्लैंड्स की। टोटल कितने ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड माउथ में ओपन होता है, दैट इज नोन एज, इसी वजह से उसको अपन क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में प्रेजेंट होता है। लीवर, स्टार मार्क कीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ा जो ग्लैंड है दैट इज लीवर। अब बात करते हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्या होता है बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स पे बताते जाइए, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्या होता है। चलिए, अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जानना है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, तो चलिए आइए और हमारे साई कोचिंग में आके ज्वाइन कीजिए। ये एक ऐसा ग्लैंड है पैनक्रियाज जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों सिस्टम होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। कभी भी ये लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, दे ऑलवेज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अंडरस्टूड। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज नोन एज, सबसे पहला टॉपिक है हमारा माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ का एक ही काम है, माउथ का ज़्यादा कुछ काम वाम नहीं है, माउथ का बस एक ही काम है। क्या काम करता है वो, इट रिसीव द फूड, खाने को रिसीव कर लेता है, इंजेक्शन करने का काम करता है। अब बात करते हैं, मेन आता है हमारा बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। आप बकल कैविटी में अपने जीभ से ऊपर की ओर टच करिए, हार्ड सा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, थोड़ा पीछे जाइए, जीभ को पीछे लेके जाइए, यहाँ पे लेके जाइए, ये आपको सॉफ्ट लगेगा। ठीक है, एकदम दांत के जस्ट पीछे वाले पे आइए, देखिए रफ लगेगा। ये एक पैलेट होता है, कंप्लीट एक पैलेट बोलते हैं इसको। पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट होता है, मतलब आप जीभ को जब अंदर की ओर लेके जाएंगे तो वो सॉफ्ट पैलेट है, बाहर की ओर रखेंगे तो वो हार्ड पैलेट है। हार्ड पैलेट भी 2 टाइप में है। हार्ड पैलेट में भी एक रफ पैलेट है और एक स्मूथ पैलेट है। रफ पैलेट क्या होता है, जस्ट दांत के पीछे आप जीभ को लगाइए, देखिए आपको रफ सरफेस फील होगा, उसको हम रफ पैलेट बोलते हैं। उसके जस्ट पीछे स्मूथ पैलेट और उसके जस्ट पीछे सॉफ्ट पैलेट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टंग होता है। ये हो गया, हम समझ लिए पैलेट क्या होता है।
दांत क्या होते हैं जो आपके पास है, जिसे आप चबा रहे खा रहे वही दांत है और कुछ नहीं है, सफ़ेद सफ़ेद रस्ते दिख रहे हैं। ब्रश करते रहिएगा वरना कीड़े पड़ जाएंगे। अब कीड़े कैसे पड़ेंगे वो भी हम अब हमारी कोचिंग में ज्वाइन करिए, हम उसमें भी बताएंगे, ठीक है, कीड़े कैसे पड़ते। कीड़े वीड़े नहीं पड़ते हमारे दांत में। हमारे दांत में ना छोटे छोटे एसिड्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, अम्ल का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिस वजह से जो एरिया है वो धीरे 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 करके डैमेज हो जाता है। इनामल जो है, इनामल इज द आउटर लेयर ऑफ टिथ दैट इज डैमेज्ड बाय द एसिड्स। हम जब भी खाना खाते हैं और उसमें कभी कभी कोई बैक्टीरिया जाके उस पर कोई एक्शंस करने लगते हैं, दैट इज नोन एज वो क्या क्रिएट करता है, एसिड्स। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं टिथ के बाद मस्कुलर टंग की बात करते हैं। टिथ के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे नीचे। मस्कुलर टंग, टंग आपको भी पता है बहुत हार्ड मसल होता है, ये सबको पता है। टंग जिस एरिया से कनेक्टेड होता है नीचे, एक छोटा सा एरिया से कनेक्टेड होता है, वहाँ टेस्ट पता नहीं चलता, जस्ट नीचे, टंग के जस्ट नीचे, उसको हम बोलते हैं फ्रीनूलम। फ्रीनूलम में टंग कनेक्टेड होता है। आपके टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, दीज आर द टॉन्सिल्स। एक होता है यूवोल्वा जिसको हम कभी कभी छोटी जीभ बोलते हैं, दैट इज़ द यूवोल्वा। तो टंग का काम क्या होता है, मिक्सिंग द फूड। याद रखिए ये सलाइवा सिक्रीट नहीं करता, इट मिक्सेस द फूड विद सलाइवा। सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और कहाँ सिक्रीट होता है, सबसे पहला रीजन है ये हमारा सब मैंडिबुलर डक्ट, दूसरा है इस गाल के नियर में, वहाँ पे सिक्रीट होता है, और तीसरा जो है वो एकदम इसी एरिया के लोअर सरफेस में, एक इस एरिया पे और एक इस एरिया पे, यहाँ पे सलाइवा सिक्रीट होता है। इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारे जीभ में छोटे छोटे से पैपिली या टेस्ट बर्ड बोल सकते हैं, वो होते हैं। उनके कारण हमको टेस्ट पता चलता है किसी भी खाने का, दैट्स इट। अब अपन बात करते हैं इसके बाद टिथ, बड़ा सही चीज़ है ना, दांत नहीं होते तो खाना कैसे खाते, है ना। चलिए सबसे पहला बात करते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट हमारे जो दांत है, ह्यूमन के जो टिथ है, दे आर नोन एज हेटेरोडोंट, थीकोडोंट, डाइफायोडोंट। ये तीनों ना ह्यूमन के ही है, इंसान के ही हैं। ये तीनों क्वालिटी इंसानों में ही पाई जाती, कैसे क्या नहीं वो आप बात करते। सबसे पहला है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट क्या होता है, सबसे पहला है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट क्या होता है हम बात करते हैं। हेटेरोडोंट का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिथ। हेटेरोडोंट का मीनिंग ही होता है अलग अलग तरह के टिथ, जैसे कि हमारे कौन कौन से दांत होते हैं। सबसे पहले जो दो दांत दिख रहे हैं ना, किसी किसी के ये दांत बड़े होते हैं जिसकी वजह से इनको, या बाहर निकले होते हैं जिसकी वजह से इनको ब्रिसल लगाना पड़ता है, दैट इज़ नोन एज इंसीजर। मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रही हूँ, आई, इंसीजर। नेक्स्ट और कौन सा दांत है जिसको अपन बोलते हैं कनाइन, जिसके साथ हम क्या करते हैं, हमारे चिकन को खींचते हैं, दैट इज़ कनाइन। अब उसके बाद वाला जो दांत होता है दैट इज़ नोन एज प्रीमोलर। प्रीमोलर बड़ा अच्छा चीज़ है, क्या कैसे अच्छा है उसके बारे में बताते हैं। प्रीमोलर ना जीवन में एक बार आता है, दोबारा कभी नहीं आता, उसका काम ही है जीवन में एक बार आना, प्रीमोलर। नेक्स्ट है मोलार, आखिरी में मोलार है। तो हमारे पास कितने तरह के दांत हो गए टोटल, 1 2 3 4, 4 अलग अलग तरह के दांत हुए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसी वजह से हम इस दांत के सिस्टम को क्या बोलते हैं, हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मीनिंग ही होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिथ, different types of teeth found in the human body, that's why it is known as heterodont. Next अपन बात करते थीकोडोंट। What is थीकोडोंट? मैंने जॉ लिया,
कभी आप लोगों में से ही कोई होंगे जिनका दांत वात सड़ा होगा, खुद का नहीं सड़ा होगा तो मम्मी पापा का सड़ा होगा, भाई बहन का सड़ा होगा। निकालवाने कैसे जाते हैं, किसके पास जाते हैं? डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट के पास बात है, एक BDS के पास गए, डेंटिस्ट के पास गए, उन्होंने क्या किया, आपको पहले एक आध इंजेक्शन दे दिए, उसके बाद आपके दांत को पकड़ा और उन्होंने निकाल दिया। किसमें से निकाला? आपको क्या लगता है किसमें से निकाला? दैट इज़ जॉ, दैट इज़ नोन एज जॉ सॉकेट। सॉकेट होता है जहाँ हमारे दांत एम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं, वहाँ से जकड़े हुए होते हैं, दैट इज़ नोन एज सॉकेट। और उस तरह के दांत को हम क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है जहाँ पे हमारे दांत धंसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं जिस सॉकेट में, उस तरह के दांत के टाइप को हम क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डाईफायोडोंट। डाईफायोडोंट का मतलब क्या होता है? डाईफायोडोंट मतलब हमारे ज़िंदगी में 2 बार दांत आते हैं। एक होता है बचपन में विच इज़ नोन एज मिल्क टिथ, एंड एक होता है एडल्ट में विच इज़ नोन, जिसको हम परमानेंट। एक होता है मिल्क टिथ और दूसरा होता है परमानेंट। मिल्क टिथ हमारे बचपन में आया था तो उसको हम इसीलिए मिल्क टिथ बोलते हैं, जिसको कभी कभी प्राइमरी टिथ भी बोला जाता है। तो हम इसीलिए इसको डाईफायोडोंट बोलते हैं, जस्ट बिकॉज हमारे लाइफ में जो दांत होते हैं वो 2 बार आते हैं। इस वजह से हमारे जो ह्यूमन में टिथ होता है इसको हम डाईफायोडोंट बोलते हैं। तो समझ में आया व्हाट इज़ हेटेरोडोंट, व्हाट इज़ थीकोडोंट एंड व्हाट इज़ डाईफायोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टिथ, थीकोडोंट का मतलब जॉ सॉकेट में टिथ का एम्बेडेड होना, धंसा हुआ होना। डाईफायोडोंट मतलब ज़िंदगी में 2 बार दांत आना, एक बार बचपन में फिर एक बार बड़े होने के बाद। क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस में से आता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है और आता ही है, इसको ध्यान दीजिएगा। दिस इज़ द डेंटल फॉर्मूला। ये कभी कभी बच्चों को समझ में ही नहीं आता। अगर हम दांत को ध्यान से देखेंगे, खुद के दांत को आप आईने में ज़रूर देखिएगा, दांत को जब हम ध्यान से देखेंगे तो कैसा दिखता है हमारा दांत? यहाँ से चीज़ें सेम होती है, ऊपर की ये दोनों चीज़ें सेम होती है, इधर वाली भी चीज़ें सेम होती है, नीचे वाली भी चीज़ें सेम होती है। तो हम अपने दांत को कम्प्लीटली जो एक टिथ होता है, इसको हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं? इस 4 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया। तो ये चारों मिला के ये 1/4 इंटू 4 हो गए। ठीक है, कंप्लीट कुछ ऐसा दांत होता है। तो अपन बात करते हैं, सबसे आई का मतलब होता है इंसीजर, जिनको नहीं पता हो वो लिखते हुए चलिए। इंसीजर, दूसरा होता है कनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, फिर मोलर। इंसीजर ये एडल्ट के ह्यूमन डेंटिशन जो परमानेंट टिथ होते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, मतलब एक एडल्ट की बात कर रहे हैं। एक एडल्ट में कैसा सब कुछ पाया जाता है। सबसे पहला इंसीजर होता है, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर और चौथा होता है मोलर। इंसीजर अब कैसा हमने देखा, इंसीजर ये ऊपर वाला जो एरिया है दैट इज़ द अपर एरिया ऑफ वन साइड, दिस इज़ द अपर लोअर एरिया ऑफ अनदर साइड। मतलब अपर एरिया का हमने एक साइड का बात किया और ये नीचे वाला लोअर एरिया का एक साइड का बात चल रहा है यहाँ पे। इंसीजर, आई मतलब इंसीजर, उसके बाद सी मतलब कनाइन, ये मतलब प्रीमोलर, एम मतलब मोलर। तो इंसीजर ऊपर में 2 होते हैं, आप देख सकते हैं ऊपर में 2 दांत हैं जिसको अपन कटिंग टिथ भी बोलते हैं। इसके बाद कनाइन होते हैं, कनाइन का मतलब जो टियरिंग टिथ होते हैं, जो चिकन विकन खाते हैं वो उसी से तंगड़ी को दबाते हैं, तो दैट इज़ कनाइन। इसके बाद आता है प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर मैंने आप लोगों को फिर से बता रही हूँ ये चीज़, प्रीमोलर एक ही बार लाइफ में आता है, मोलर जो होता है वो लाइफ में 2 बार आते हैं, पर प्रीमोलर एक ही बार आता है। तो प्रीमोलर 2 होते हैं एडल्ट में और मोलर 3। तो इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3। ऊपर में नीचे में भी सेम है। तो इसका टोटल फार्मूला क्या हो गया, 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे 2 2 से तो टोटल आ जाएगा 32, हो गए 32 दांत।
अब बात करते हैं नेक्स्ट, डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टिथ। मिल्क टिथ में कैसा होता है? इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर 2/2, कनाइन 1/1। ये बड़े में भी जितना पाया जाता है बचपन में भी उतना ही पाया जाता है। डिफरेंस ये दोनों में होता है, प्रीमोलर 0 होता है। प्रीमोलर जब एक बार आ गया वो ना टूटता है ना गिरता है, कुछ नहीं होता है, वो मिल्क टिथ में नहीं प्रेजेंट होता है। ये डाइफायोडोंट का एग्जाम्पल नहीं है प्रीमोलर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोलर। मोलर 3 है एडल्ट में, 2 है चाइल्डहुड में, ठीक है, 2 है चाइल्डहुड में। तो जो मिल्क टिथ का फॉर्मूला है दैट इज 2102/2102। किसी बच्चे का दांत उठाइए और देख लीजिए, यही फॉर्मूला मिलेगा। चलिए, अच्छा आप लोगों के पास भी अभी 32 दांत नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों के पास अभी 28 दांत होंगे। एक विजडम टिथ है विच इज नोन एज मोलर। वो मोलर का लास्ट वाला दांत होता है जिसको हम विजडम टिथ बोलते हैं। और वो विजडम टिथ जो है वो अभी नहीं आएगी आप लोगों की, जब अक्ल आएगी तब आएगी। विजडम का मतलब ही होता है अक्ल। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, ईसोफेगस की। व्हाट इज ईसोफेगस? ईसोफेगस क्या होता है? बकल कैविटी ने खाने को चबा लिया और ये सारे दांत से हमारे ईसोफेगस को, अभी मैंने कुछ भी फिजियोलॉजी के बारे में नहीं बताया है, वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके बारे में नहीं बताया है। वहाँ से मैंने क्या भेजा, माउथ से मैंने किसको भेजा? ईसोफेगस को। अब ईसोफेगस का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का भी थोड़ी देर पहले बताया था। देयर इज अ मूवमेंट विच इज नोन एज पेरिस्टेलास्टिक मूवमेंट। लिख लीजिएगा आप लोग कि देयर इज अ मूवमेंट विच इज नोन एज पेरिस्टेलास्टिक मूवमेंट। पेरिस्टेलास्टिक मूवमेंट में क्या होता है? ऊपर से खाना नीचे की ओर आता है और जिस तरह से मूवमेंट शुरू हो जाता है, दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टेलास्टिक मूवमेंट, जिससे खाने को धीरे 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 करके स्टमक में पहुंचाया जाता है। ऐसा नहीं कि आपने खाना खाया, एक बार में खाया और एक बार में निकल लिया, इस तरह से नहीं होता है। धीरे 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 करके खाना नीचे आता है एंड दिस इज़ नोन एज पेरिस्टेलास्टिक मूवमेंट। ये कहाँ होता है? ईसोफेगस में। अब अपन बात करते हैं, इसमें खाना जब यहाँ अंदर आ रहा है, अगर मान लो स्टमक फुल हो गया, पूरा फुल हो गया, तो वो वापस भी जा सकता है ऑब्वियसली ना, उसके पास तो ऑप्शन है। अब पेट भर गया है, इतना ज़्यादा खा लिया है तो वो नीचे ना जाके ऊपर आ जाए। इस वजह से वहाँ पे एक वॉल्व लगी होती है विच इज़ नोन एज स्फिंक्टर। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा गैस्ट्रोइसोफेरिजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो वर्ड स्टमक के लिए इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। और उसके बाद आता है ईसोफेरिजियल फिल्टर। अब नेक्स्ट है गैस्ट्रो ईसोफेरिजियल फिल्टर की अपन बात करते हैं। गैस्ट्रो ईसोफेरिजियल फिल्टर मतलब जो फिल्टर शुरू होता है और वहाँ से चीज़ें धीरे 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 गैस्ट्रो ईसोफेरिजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो ईसोफेरिजियल स्फिंक्टर मतलब जो चीज़ों को वापस आने से रोकता है। हम अपने घर पे वॉल्व, घर में टंकी है ना, टंकी के सामने वॉल लगा होगा पानी वाला, वॉल से अपन क्या करते हैं? चीज़ों को रोक देते, पानी को रोक देते। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। यहाँ पे भी हम वॉल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? चीज़ रिवर्स के लिए रोक देते हैं। हम जो खाना होता है वो रिवर्स ना जा पाए, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो कि रिवर्स के लिए रोकता है। अच्छा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये हो गया हमारा गैस्ट्रो ईसोफेरिजियल फिल्टर। ये अब अपन बात करते हैं स्टमक की। व्हाट इज स्टमक? व्हाट इज स्टमक? अब स्टमक की जब बात कर ही रहे हैं तो मैंने आप लोगों को इसके पहले भी बताया, ये जे शेप का होता है, स्टोरेज के काम आता है। ये कलर नहीं दिख रहा है क्या? दूसरा कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। चलो, ये जे शेप का होता है और ये स्टोरेज के काम आता है। देखिए ये जे शेप जैसा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही होता है जे शेप, थोड़ा बड़ा साइज़ का जे है पर जे ही है ये और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है विच इज़ नोन एज फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक।
याद रखिए ये चीज़। एक चीज़ और बता रहे हैं, जैसे कि गैस्ट्रो ईसोफेरिजियल स्फिंटर देखे, विच इज़ ऑल्सो नोन एज कार्डियक स्फिंटर। क्यों बोलते हैं बता रहे हैं। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है आप लोगों को दिख रहा है क्या क्लियरली? ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? फंडस। दिस एरिया इज नोन एज कार्डियक, दिस इज द बॉडी एंड दिस इज नोन एज पाइलोरिक। मैंने थोड़ा गंदा कर दिया पर समझ जाइए। कार्डियक में एक स्फिंटर होता है विच इज नोन एज कार्डियक स्फिंटर, पाइलोरिक में एक स्फिंटर होता है विच इज नोन एज पाइलोरिक स्फिंटर। यहाँ पे जो स्फिंटर होगा उसको अपन पाइलोरिक स्फिंटर बोलेंगे, क्योंकि ये जगह किससे अटैच्ड है? पाइलोरिक एरिया से। कार्डियक कहाँ से अटैच है? कार्डियक एरिया से। तो इस गैस्ट्रो ईसोफेरिजियल स्फिंटर को हम कार्डियक स्फिंटर भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट इसमें ना आप लोगों को दिख रहा है देयर इज अ नोन एज रग। जो स्टमक की जो दीवारें होती है ना वो ऐसे स्मूथ से नहीं होती है। कैसी होती है? बहुत रफ होती है, ऊपर नीचे होती है, और दैट इज नोन एज रग। समझे? ये एरिया समझ में आया? फंडस मतलब टॉप एरिया, कार्डियक मतलब जहाँ पे ये ओपनिंग हुई है दिस एरिया, पाइलोरिक मतलब लोअर एरिया। कार्डियक के साथ जो स्फिंटर जुड़ा है दैट इज नोन एज कार्डियक स्फिंटर, पाइलोरिक के साथ जो स्फिंटर जुड़ा है दैट इज नोन एज पाइलोरिक स्फिंटर। पाइलोरिक स्फिंटर के बाद शुरू हो जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी के बाद शुरुआत हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है डिओडेनम। ये देखिए डिओडेनम मैंने बताया था। अब बात करते हैं डिओडेनम की। डिओडेनम के बाद आता है जिजनम और उसके बाद आता है इलियम। डिओडेनम सी शेप का होता है, जिजनम इज द मिडिल पार्ट और लास्ट होता है इलियम। इलियम इज द टर्मिनल पार्ट। डिओडेनम सी शेप का होता है और इस डिओडेनम में दो चीज़ें आती हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट आता है। हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट का मतलब क्या है? यहाँ से हिपैटिक डक्ट आएगा, यहाँ से पैनक्रियाटिक डक्ट आएगा और दोनों मिलके इस जगह पे ओपन हो जाएंगे। पैनक्रियास का डक्ट आएगा विच इज़ नोन एज पैनक्रियाटिक डक्ट। लीवर का जो डक्ट आएगा हिपैटिक वर्ड इज रिलेटेड टू लीवर, इतना हमेशा याद रखिएगा। हिपैटिक वर्ड इज रिलेटेड टू लीवर। हिपैटिक का डक्ट आएगा दैट इज नोन एज हिपैटिक डक्ट। लीवर का डक्ट, पैनक्रियास का डक्ट आएगा दैट इज नोन एज पैनक्रियाटिक डक्ट। अब दोनों आके ना एक साथ खुलते हैं, एक ही साथ आते हैं, एक ही साथ खुलते हैं, तो दैट इज नोन एज हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। कहाँ ओपन होता है? डिओडेनम, याद रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जिजनम। उसके बाद वाला जो एरिया रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? जिजनम। और उसके बाद बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड एरिया पाया जाता है। जैसे कि देख रही है बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है आपका ईयरफोन, पहले वायर वाले ईयरफोन आता था, अभी ब्लूटूथ और वो सारे हुए हैं, तो वायर वाले ईयरफोन बहुत कॉइल्ड हो जाते थे। दैट इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो हाईली कॉइल्ड पार्ट है, दिस इज इलियम। इलियम कहाँ से कनेक्ट होता है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से, विच इज़ नोन एज सीकम। सीकम के बाद सीकम किससे कनेक्ट होता है? असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन। चलिए अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, सीकम। सो दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में किस तरह से कनेक्शन है याद रखिएगा, कनेक्शन कुछ इधर बनता है। यहाँ से कनेक्टेड होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का टर्मिनल पोर्शन विच इज़ नोन एज इलियम। अब इलियम यहाँ से कनेक्टेड है और इस जगह को हमने क्या बोला? सीकम। और इस जगह को हमने क्या बोला? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज वेस्टिजियल इन आवर बॉडी। कोई काम नहीं आता हमारे शरीर में, फिर भी पड़ा हुआ है। कभी कभी तो सर दर्द कर देता है। ये कैसे कर देता है सर दर्द? आपने सुना होगा, इसमें इन्फेक्शन हो जाती है। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाती है विच इज़ नोन एज अपेंडिसाइटिस, और फिर उसको सर्जरिकल प्रोसेस से कट करके रिमूव किया जाता है, दैट इज़ नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और उसके जस्ट ऊपर में होता है सीकम। सीकम हमारे बॉडी में तो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है,
पर जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जिनके बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सीकम में। सीकम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प इन डाइजेशन। अब सीकम के बाद चला गया हमारा कोलॉन। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ना, दिस इज नोन एज कोलॉन। कोलॉन में खाना अब यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, इस वजह से हमने क्या बोला? असेंडिंग कोलॉन। अब खाना यहाँ से यहाँ आएगा, इस वजह से हमने क्या बोल दिया? ट्रांसवर्स कोलॉन। अब खाना धीरे 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 करके नीचे आ जाएगा, विच इज़ नोन एज डिसेंडिंग कोलॉन। लास्ट में एक बड़ा सा पाउच होता है विच इज़ नोन एज रेक्टम। ये रेक्टम जब भर जाता है ना, कंप्लीट भर जाता है, तभी आपका सुबह सुबह प्रेशर बनता है और आप जाते हैं बाथरूम उसको निकालने के लिए, खाली करने के लिए, बाय विद द हेल्प ऑफ एनस। सीकम वेल डेवलप्ड इन हर्बीवोर्स। हम तो ओमनीवोर हैं, तो वेल डेवलप्ड हर्बीवोर में होते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डाइजेशन में हेल्प करता है। सीकम के बाद एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है जो वेस्टिजियल होता है और कभी कभी तो बहुत ख़राब होता है, अपेंडिसाइटिस हो जाता है, बताया मैंने आपको। कोलॉन में क्या क्या चीज़ें? असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन। लास्ट है रेक्टम। रेक्टम में पेल्विक कोलॉन लीड्स टू द रेक्टम विच ओपन्स आउट बाय द एनस। रेक्टम होता है, रेक्टम के बाद लास्ट में ओपन हो जाता है एनस में। एनस इज गार्डेड बाय एनल स्फिंक्टर। ये एनल स्फिंक्टर लास्ट होता है। सो देयर इज द कंप्लीट structure, or we can say morphology of digestive system. There is a small thing which is known as microvilli. ये भी एक छोटा सा पार्ट है, microvilli. So only villi are present in the wall of intestine. ये जो दीवारें हैं ना इंटेस्टाइन की, आपको दिख रही हैं, बड़ी सही हैं, पर ये एकदम सही सीधी सादी नहीं होती हैं। ये कैसी होती है? बाहर से तो ऐसे सीधी दिखती हैं, पर अंदर से ही कुछ ना ऐसे फिंगर जैसी फोल्डेड होती हैं। ये फिंगर जैसी दिख रही हैं आपको, फोल्डेड होती हैं। यहाँ से भी ये फिंगर जैसी फोल्डेड होती है। और इस फिंगर, जो ये फिंगर जैसी फोल्डेड होती है ना, इसमें अलग अलग तरह के ना ब्लड वेसल्स होते हैं। यहाँ से एक ब्लड वेसल्स जाता है, यहाँ से एक ब्लड वेसल्स, इस तरह से अलग 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 ब्लड वेसल्स जाते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें एक और चीज़ होती है विच इज़ नोन एज लैक्टेल। कुछ इस तरह से एक और चीज़ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टेल। अब बात करते हैं लैक्टेल की, और ये थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर बताया मैं उसकी बात करती हूँ। विलाई इज़ नथिंग बट इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट। हमारे ब्लड में डायरेक्टली न्यूट्रिएंट किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है? विद द हेल्प ऑफ विलाई। तो ये विलाई के थ्रू तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, और उसके बाद न्यूट्रिएंट मतलब जितने भी हमने कार्बोहाइड्रेट खाया वो स्मॉल फॉर्म में चला गया, मोनोसैकेराइड बन जाता है। ये हम बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को हम किस 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 पार्ट में डिवाइड किए हैं। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड होता है, ठीक है। तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो कार्बन का, दैट इज़ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में 3 से लेके 7 कार्बन मॉलिक्यूल्स रहते हैं, बस, उससे ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है। डाइसैकेराइड मतलब एक मॉलिक्यूल, ये मोनोसैकेराइड, ये डिफरेंट मोनोसैकेराइड आके एक साथ ग्रुप बना लिए, दैट इज़ डाइसैकेराइड। अपन चलिए अपन थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, उसके बाद अपन क्लास ख़त्म करेंगे आज की। तो यहाँ पे हो गए हमारे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। लैक्टल की बात की मैंने, ये जो सफ़ेद सफ़ेद बनाया ना, ये लैक्टल है। हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट में क्या एब्जॉर्ब होता है आपको पता है? न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एब्जॉर्ब हो गए। विटामिन्स और मिनरल्स तो माउथ से स्टार्ट हो गया एब्जॉर्ब होना। माउथ में ही हमारे बहुत सारे विटामिन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ कुछ विटामिन स्टमक में एब्जॉर्ब होते हैं। तो हमने क्या किया कि बहुत सारी चीज़ें हमने ब्लड में एब्जॉर्ब करा ली। फैट इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड। फैट जो है वो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होता है ब्लड वेसल्स की हेल्प से। वो किसकी हेल्प से एब्जॉर्ब होता है? विच इज़ नोन एज लैक्टेल।
लैक्टल की हेल्प से फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स लोगों को भी ये आप वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी क्लास में आके ज्वाइन कीजिए। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो हमने पढ़ी एक छोटी सी टॉपिक विच इज़ नोन एज मॉर्फोलॉजी। अब इसके फिजियोलॉजी, कहाँ पे कौन सा एंजाइम कैसे रिलीज़ होता है और वो क्या चीज़ को डाइजेस्ट करता है, इस चीज़ को बहुत सिंपलर वे में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। फॉर दैट ज्वाइन टू आवर क्लासेस साई कृषि कोचिंग। जल्दी ही हम साई कृषि कोचिंग में इसके बाकी के क्लासेस भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।